अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक, इश्यूज इन ऑपरेटिंग माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज। यानी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एक लेबोरेटरी ओपन करने और उसे चलाने के लिए किन किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज press bell icon. Thank you very much. And once again, welcome in World Under a Microscope. So let's discuss issues in developing countries. एक होते हैं हमारे पास डेवलप कंट्री यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक, लाइक अमेरिका, जापान, ठीक है, एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज। और एक होते हैं हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि तरक्की पजीर ममालिक, जैसे कि एशिया के कुछ ममालिक हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, ठीक है। आई एम पाकिस्तानी, सो हम लोग कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में आ रहा है। The high prevalence and increasing incidence of infectious diseases, rapid re-emergence of diseases, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बीमारियां पहले ख़त्म हो गई थी, अब अचानक से वो बहुत तेज़ी से दोबारा अपीयर हो रही हैं। थर्ड इज इमरजेंस ऑफ ऑपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, यानी कि एक बंदा एक बीमारी से लड़ रहा है और उसकी इम्यूनिटी वीक है, और इस तरह इस वीक इम्यूनिटी का फ़ायदा उठा के और माइक्रोब उस पर्सन पे अटैक करते हैं, जिससे उसे मैनी अदर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। देन है हमारे पास वन ऑफ द मेजर ग्लोबल इशू, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास जब हमारे पास होता ये है कि एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो बैक्टीरिया को किल करें, बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो मेडिसिन बनाई गई हैं अब वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही। फर्दर इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वॉर एंड फेमाइन, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक जो अभी तरक्की करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पर जंग हो जाए तो क्या होगा, या वहाँ पर कहत साली हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा। माल न्यूट्रिशन, गज़ा की कमी। देन अर्बनाइजेशन, यानी कि दही इलाकों के लोग मूव कर जाएं शहरी इलाकों में, तो ये भी हमारे पास एक इशू है और इस इशू को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम आगे जाके बात करेंगे। पुअर सैनिटेशन, ठीक हो गया। देन ग्रेटर डिस्टेंस टू अ हेल्थ सेंटर, दीज आर द मेन इशूज इन डेवलपिंग कंट्रीज। लेट अस डिस्कस वन बाय वन।
Then rapid reemergence of diseases. Reemergence, a disease which was previously controlled but again now arise and responsible to cause a major health issues. यानी एक दफा एक मुल्क में एक बीमारी फैली हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस बीमारी पर काबू पाया गया, ठीक हो गया, और कुछ अरसे बाद दोबारा वही बीमारी अराइज हुई और उसकी वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज हुए। आप ज़्यादा दूर मत जाएं, आप कोरोना की ही एग्जांपल ले लें। 2019 के अंदर, ठीक है, 2019 के अंदर जब हमारे पास फर्स्ट टाइम कोविड की लेयर आई, तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। देन उसके बाद वैक्सीनेशन आई तो कुछ हद तक हमारे पास केसेस कंट्रोल हो गए। देन उसके बाद उसकी वेव डाउन होने लगी, तो सेकेंड हमारे पास क्या है, कोविड का एक न्यू वेरिएंट आ गया। देन अगेन न्यू वेरिएंट आना, यानी कि वो न्यू वेरिएंट मीन दैट हमारे पास वो बीमारी कंट्रोल होने के बाद दोबारा इमर्ज हो रही थी। यानी कि बैक्टीरिया या वायरस, अब कोविड की बात हो रही है, डेफिनेटली वी टॉक अबाउट वायरस। वायरस अपने आप को चेंज करेगा, अपना जेनेटिक लेवल चेंज करेगा। इन दिस वे हमारे पास अगेन रीएमर्ज होगा, और रीएमर्ज जब होगा तो मोर डेंजरस हो जाएगा। ओल्ड डिजीज बट क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम, जैसे कि पहले जमाने में और अभी भी कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, बट इन अ केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ओल्ड डिजीज क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम, सो ओल्ड इज नॉट अ गोल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रैपिड रीइमर्जेंस ऑफ डिजीजेस है उसमें कुछ डिजीज के हम नेम लेते हैं, मलेरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सार्स यानी कि कोविड-19। देन next is a global issue, antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance term indicated that when bacteria capable to defeat the drugs designed to kill them, ऐसी अद्वियात, ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई हो, बैक्टीरिया उन्हें उन एंटीबायोटिक्स को शिकस्त दे दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगर हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों हो रही है, उसके पीछे फ्यू रीजंस है। नंबर वन, पेशेंट्स। पेशेंट्स अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की है 7 डेज के लिए, 3 डेज मेडिसिन लेंगे, उसके बाद उन्हें लगता है वो ठीक हो गए हैं तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। और जब आप उस एंटीबायोटिक को छोड़ देते हो तो कुछ बैक्टीरिया प्रॉपरली किल नहीं हुए होते, वो छुपे हुए होते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आप वही एंटीबायोटिक यूज करोगे तो बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी के अंदर अपने जेनेटिक सिस्टम के अंदर चेंज कर लिया होगा, अपने वो जीन्स डिलीट कर दिए होंगे जिन पर पहले एंटीबायोटिक अटैक करती थी और इस तरह वो किल होते थे। अब उन्होंने वो जीन्स डिलीट कर दिए हैं, अब वो एंटीबायोटिक उन पर इफेक्टिव नहीं होगी, वो किल नहीं कर पाएगी। सेकेंड रीजन इज डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स नॉर्मली सजेस्ट कर रहे होते हैं मेडिसिन, लेकिन वो पेशेंट को गाइड नहीं कर रहे होते कि आपने प्रॉपरली टाइम पर लेनी है और ये छोड़नी नहीं है। और मेडिसिन हैं लेकिन एंटीबायोटिक का बहुत ही स्पेशल केस है। थर्डली कि हमारे पास ब्लड कल्चर जो है वो रूटीनली बेस पर नहीं हो रहा। यस, आई एम ऑल्सो नो अबाउट बेटर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने 2-3 हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की है और जॉब भी की है, जिससे मुझे आइडिया हुआ है कि सिर्फ जो बड़े सिटीज़ हैं उनके हॉस्पिटल में ब्लड कल्चर टेस्ट हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स ही नहीं है, और जो तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वो ब्लड कल्चर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो बस नॉर्मल सीबीसी पे जो है भरोसा कर रहे हैं। तो ब्लड कल्चर जब नहीं होता, जब उस पर एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं लगता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट, इस पेशेंट पर ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है और ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है। तो दीज आर इश्यूज, इनको इनकाउंटर करने की ज़रूरत है, और प्लीज़ प्लीज़ इसको जितने भी अवेयरनेस हो सकती है फैलाएं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचें। क्योंकि हमारे पास सिंपल बहुत सी क्लासेस एंटीबायोटिक, बहुत तो नहीं, मोस्टली जो है वो रेजिस्ट कर चुकी हैं। अभी हमारे पास एक एंटीबायोटिक की होप है जो आईसीयू पेशेंट पर यूज़ हो रही है, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये भी साबित हो गया है कि उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स।
Methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA. दिस इज अ ग्रेट इशू और बहुत सी आजकल रिसर्चेस इस पे कंडक्ट हो रही हैं। एस ओरियस ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहा है। वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक है। इंटेरोकोकस ये जो स्पीशी है ये इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि सिंगल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से ही रेजिस्टेंस नहीं हुई ट्यूबरक्लोसिस की, बल्कि मल्टी ड्रग पे भी ये अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप सबको पता है कि टीबी का ट्रीटमेंट जो है 9 मंथ टू 12 मंथ तक चलता है, और इन 9 मंथ में अगर पेशेंट सिंगल मेडिसिन भी छोड़ देता है देन इट डिवेलप अ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। So how antibiotic resistance happen? Lot of germs, a few are drug resistant. germs बहुत सारे हैं लेकिन ड्रग्स जो है हमारे पास जो यूज हो रही हैं वो बहुत कम रह गई हैं। Then we talk about war and famine. Due to war, independence living basic right of a people snatched during a war. In this way, many health issues arise. जंग एक इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, एक इंसान को जिंदा रहने का हक है, लेकिन जब किसी मुल्क पर जंग तारी होती है तो वो हक उस मुल्क की शरीयत से छीन लिया जाता है। ज्यादा दूर नहीं जाते, हम बात कर लेते हैं फलस्तीन की। ठीक है, फलस्तीन की बात कर लेते हैं। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल जो है वो उन पर बच्चों पर जुल्म कर रहा है, आए रोज बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। आया बहुत सी हेल्थ एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं इसको स्टॉप करने में, बट स्टिल मैं अगर मुझे कहना पड़ता है, मेरा जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी भी वो बहुत कम हद तक काम पर पहुंचे हैं कि वो इस जंग को रोक सके, बच्चों को बचा सके। बल्कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ सुनी है और उसमें बहुत क्लियर था कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, उनके घर नहीं जा रहे, कब्रिस्तान जा रहे हैं उनसे मिलने। उनकी आहें हैं, सिसकतियाँ हैं, जो बच्चे जो हैं डरे हुए हैं, उन पे इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन जितनी भी हमारे पास एजेंसीज हैं, जो हमारे पास एनजीओज हैं, उनकी मेन ज़रूरत अब है कि वो उनको उनका बेसिक राइट दे, उन लोगों को बताए कि जंग के भी असूल होते हैं। अब जिस मुल्क में अमन है वहाँ पर तो आप एनजीओज अच्छी तरीके से काम करती हैं, लेकिन एनजीओज की ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर जंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उनके बेसिक राइट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की हेल्प करे, आमीन सुमा आमीन। देन मूव टू अवर टॉपिक। जब जंग होती है तो हमारे पास लोगों को हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिल पाता। सबसे सेफ जगह तो हॉस्पिटल ही होती है, लेकिन आजकल वहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्टिंग कर दी जाती है। फ़लस्तीन में केस आपके सामने है, वो ज़ख्मी होते हैं लेकिन उन्हें मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। ठीक है, सेकेंडली अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में बात करते हैं जापान की, तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ, ये दो ऐसे शहर थे जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। और अभी जापान तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में है, बट उस वक्त जो वहाँ पे बॉम्ब फेंके गए थे उसके असरात अभी तक वहाँ उन सिटीज के लोगों पर हैं। तो जंग जो है इसे हमेशा स्टॉप करना चाहिए, पीस को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, फेमाइन कहत साली, यानी कि अगर कहीं पर बारिश नहीं होती है, कहत साली होती है, जब उनकी बेसिक नेसेसरी फूड ही उन्हें नहीं मिलेगा तो ये भी उनका इशू होगा। वो हेल्थ के तो बाद में सोचेंगे, पहले तो उन्हें फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। जब वो जिंदा रहेंगे तभी तो वो बीमार होंगे, जब वो बीमार होंगे तब हॉस्पिटल जाएंगे ना। तो बेसिक चीज़ है फूड। अब हम लोग कुछ की देख लेते हैं एग्जाम्पल, लाइक दैट अफ्रीका कंट्रीज, मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी काफ़ी हद तक जंग रही है। कंट्रीज जो एशिया की है वहाँ पे फेमाइन का ज़्यादा रहा है, और अफ्रीका में स्टिल काफ़ी वो डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है, तो ये वहाँ पे इशू है फेमाइन का। पुअर सैनिटेशन due to inadequate supply of water, low and middle income persons unable to maintain sanitation and hygiene। ये तो कहा जाता है कि आप हाइजीन को मेंटेन करें। जब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता तो वो कैसे
वो सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। आप पहले उन्हें पीने के लिए पानी तो प्रोवाइड करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन इशू है। इसकी एग्जांपल में हम अफ्रीका को ले सकते हैं। देन ग्रेटर डिस्टेंस टू हेल्थ सेंटर। ओके, देखिए हमारे पास बहुत से हिल एरियाज हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ पाकिस्तान। जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अलावा कश्मीर, जो भी नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, हेल्थ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तो अवेलेबल है, लेकिन वो इतने दूर है। अगर एक इंसान जो है, फॉर एग्जांपल उसे दिल का अटैक हुआ है, ठीक है, हार्ट अटैक हुआ है, तो वो चाह रहा है, उसे चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल तक पहुंचाए। हॉस्पिटल इतना दूर है कि पहाड़ से पेशेंट को उतारते हुए ले जाते हुए 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है, कि रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अब कहने का मकसद ये था कि जो ग्रेटर डिस्टेंस पे हेल्थ सेंटर है उन्हें करीब किया जाए, नियर किया जाए, या तो फिर आबादी जहाँ पे रह रही होती है उन्हें कहा जाए कि आप हॉस्पिटल्स के करीब अपनी आबादी इख्तियार करें, क्योंकि हिली एरियाज में ये इशू होता है। और सेकेंडली एक और चीज़ भी सकता है कि जैसे कि लाइक होम टू होम विजिट भी हो सकता है। जैसे किसी घर में बीमार है तो इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दी जाए, ताकि सिस्टर्स या हेल्थ अथॉरिटीज़ वहाँ पर आके उन्हें चेक कर लें। लाइक जो हिली एरियाज हैं, गिलगित कश्मीर। देन टॉक अबाउट malnutrition एंड अर्बनाइजेशन। malnutrition यानी कि insufficient supply of food to infants, children and people. फॉर एग्जाम्पल सिंध थरपारकर, यानी जब बच्चों को पूरी तरह से गजा नहीं मिलती। किन बच्चों को? शीखोर बच्चों को, चिल्ड्रंस को एंड पीपल को एंड मदर्स को। तो उनके अंदर वीकनेस रहती है। अगर अब ज़्यादा दूर मत जाए, सिंध की बात करें, थरपारकर के अंदर, तो हर साल बहुत से बच्चों की डेथ होती है गजा की कमी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। बहुत से एनजीओ पे काम कर रही हूँ और आई होप कि वहाँ पर ये इशू सोल्व बहुत जल्द हो जाए। लेकिन स्टिल माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है, इस माल न्यूट्रिशन इशूज की ही वजह से बहुत से बच्चे अपने बेसिक हाइट तक नहीं पहुंच सके, हाइट कम रह जाती है। Urbanization. Large number of people migrated from villages to cities for the sake of jobs, education. In this way, many issues arise due to migration. देखिए, अब आपको पता है कि गांव में इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होते, तो लोग जो है अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए और जॉब्स के लिए, जैसे आजकल विलेज में भी बहुत से स्कूल्स हैं, ठीक है, मैंने खुद भी बहुत स्कूल विजिट किए हैं। विलेज में बहुत से स्कूल होते हैं, लेकिन विलेज के लोग अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवा रहे होते। तो एज ए टीचर मैंने खुद भी बहुत से एरियाज को डोर टू डोर विजिट किया है, पेरेंट्स को कन्विंस किया है कि आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। इन 2023 तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन जो है वो तो विलेजेस में अवेलेबल होती है। हाँ, जॉब्स का इशू ज़रूर होता है कि वो नहीं होती, इसलिए लोग अच्छी एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन एंड जॉब्स के लिए मूव करते हैं शहरों में। अब शहर का एक रकबा है, वो एक हद तक लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं तो वो एरिया बढ़ता जाए, नो। तो क्या होगा, जब लोग मूव करते हैं, जंगलात कट जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं, और हमारे पास बेसिकली पोल्यूशन अराइज होती है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत से हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल कराची एंड लाहौर के बारे में तो ये है कि पोल्यूटेड सिटी जो है वो इस बार डिक्लेयर हुआ है वर्ल्ड में। सिमिलरली कराची भी। तो क्या रीज़न है इनकी पोल्यूशन में, पोल्यूटेड होने में? यही रीज़न है कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, दही लाखों ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं शहरों में। लोग मूव क्यों कर रहे हैं? बेसिक इशू कहाँ पर आ रहा है? बेसिक इशू ये आ रहा है कि जो अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो एक बैलेंस रखे कि कितने लोग शहर में मूव कर सकते हैं और कितने लोग मूव नहीं कर सकते। एक बैलेंस रखे ना, जैसे ट्रैफिक का एक बैलेंस होता है, सिमिलरली ऐसा होते इस इश्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली जो पोल्यूशन का इशू हो चुका है, अब उसको जाने में 15 साल तो लगेंगे। Then talk about microbiological practice and quality assurance in district level laboratories. Clinical microbiology and public health laboratories. Here need to operate clinical microbiology and public health laboratories at district level with minimal resources. यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर चाहते हैं कि वो अपनी एक लेबोरेटरी ओपन करें, तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले वो इश्यूज देख लेते हैं।
क्योंकि लेबोरेटरी के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, लैब की प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, केमिकल रिलीज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सेकेंडली, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है कल्चर मीडिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ। अब हमारे पास अगर ट्रेन स्टाफ नहीं है तो डेफिनेटली उसको उसे चीज का यूज करना नहीं आएगा, कल्चर मीडिया का यूज करना नहीं आएगा। जैसे कि हमें सिखाया गया है, अगर एक कल्चर मीडिया नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे हम एक मीडिया बना सकते हैं, कैसे हम सोर्सेस को यूज करके एक अपनी जो डेफिशिएंट मीडिया है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर ट्रेन स्टाफ होगा तो कम चीज़ों में भी वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। लैक रिसोर्सेज टू यूटिलाइज द इन्वेस्टिगेशन अबाउट अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आपको इन्वेस्टिगेशन में इशू। देन हाउ कैन वी रिजोल्व दिस इशू, यानी अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी लैब को ऑपरेट करें तो आपने इन इश्यूज को टैकल किस तरह करना है, मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। द हेल्थ ऑफिसर इंश्योर टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करने के बारे में नॉलेज दी जाए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को डेफिनेटली नॉलेज होती है, बट फर्दर उसे और भी नॉलेज गेन करने की जरूरत है। By using the epidemiological investigation used to find a pathogens of a great health importance and do a microbiological investigation। अब जैसे कि आपको चाहिए कि एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आप देखें कि हमारे पास इस रीजन के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, फिर आप उससे रिलेटेड मीडिया मंगवाएं, उस पर काम करें और फाइंड करें कि इसका सोर्स क्या है, कैसे स्प्रेड हो रही है, बजाय इसके कि आप सारी दुनिया जहां के मीडिया मंगवा के रख लें और फिर आपके अच्छा मैं किस पे काम करूं। नो, आपको पहले एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखना है कि उसमें कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने उस रिलेटेड मीडिया मंगवाना है, देन उस पर काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन आपने फाइंड आउट करना है। फिर आपने पीसीआर करना है, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, आपने सीक्वेंसिंग करवानी है कि उसका सोर्स क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ रहा है, किस रीजन से आया है, आया पाकिस्तान का है, किसी और कंट्री से आ रहा है, अच्छा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेस करती है लोकल डिजीज पैटर्न पर कि वो डिजीज कैसे फैल रही है। क्लिनिकल रेलेवेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन कि उसमें आपने देखना है अगर वो सिवियर डिजीज है लाइक मीजल्स कोविड, तो आपने पेशेंट को फौरी तौर पे आइसोलेट करना है ताकि वो डिजीज फर्दर ट्रांसमिट होने से स्टॉप हो जाए। सिवियरिटी ऑफ डिजीज, वो डिजीज कितनी खतरनाक है और उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, बजाय इसका कि आप इंतजार करें कि एक पेशेंट बीमार हुआ है और उस पर और कौन से आउटकम्स आएंगे, आप खुद से उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख के अंदाजा करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें कि और कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं और कैसे हम इनको स्टॉप कर सकते हैं। अगेन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको यूटिलाइज करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करें। और सबसे अच्छी बात है हमारे पास यूनिवर्सिटीज लेवल पर कि हमारे पास रिसर्च फंड नहीं होता, तो हम लोग काफ़ी लिमिटेड वे में रह के अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं और बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं। यानी यूनिवर्सिटीज में जो हम काम कर रहे हैं बेसिक लेवल से करते हैं कि मीडिया कैसे बनाते हैं, अगर ये नहीं है तो कौन सा इंग्रेडिएंट जो है आपने मिक्स करना है, कैसे करना है। वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, जब हमें बेसिक पता होता है तो हम लेटेस्ट पे जाते हैं और वहाँ जाके हम सीख रहे होते हैं कि ठीक है ये चीज़ है। और इन हॉस्पिटल अगर हमें मैनुअल काम करना पड़ जाए तो वो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस हमें बहुत फायदा देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रेन पर्सनल टू परफॉर्म माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक ट्रेन पर्सन का माइक्रोबायोलॉजिस्ट का माइक्रोबियल लैब के अंदर होना ज़रूरी है। नॉर्मली टेक्नीशियंस होते हैं लेकिन आई एम जस्ट कोटिंग रिसर्चर्स, टेक्नीशियन भी हैं लेकिन रिसर्चर्स को आप मौका दें ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करें कि फर्दर क्या क्या हो सकता है। एंड कोविड में लिटरली ये बात फील हुई है और मेरे प्रोफेसर एंड मेरे सुपरवाइजर ने भी मुझे ये बात बताई थी कि जब कोविड का टाइम आया तो सबसे पहले ये देखा गया कि आप लेबोरेटरीज के अंदर इस चीज़ पे रिसर्च करें, तो मेन इशू ये था कि वो टेक्नीशियन थे, वो कहते हैं हमें तो ये काम सिखाया गया है, ये टेस्ट ऐसे करना है तो हम ऐसे ही करेंगे।
अब वहाँ पे उस लेवल पे उन्हें रिसर्चर की ज़रूरत पड़ी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते तो वो हमें हेल्प आउट करते कि ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, वैक्सीन की तरफ कैसे जाएंगे। तो डेफिनेटली माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब्स बढ़नी चाहिए। क्वालिटी इंश्योरेंस को मेंटेन कर, क्वालिटी इंश्योरेंस वो किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, रिलायबल, यानी कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। डिफरेंट आईएसओ हैं, अब हर एक आईएसओ के अकॉर्डिंग अगर लैब है तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ताकि मेंटेन रखे। इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो टाइमली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आ चुकी है, स्प्रेड हो चुकी है, फिर इन्फॉर्मेशन है। नो, इन्फॉर्मेशन अपने टाइम से, अगर एक भी केस आता है तो आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। मिनिमाइज वेस्ट, वेस्ट से बचें, आप वेस्ट चीज़ें ना करें। मटेरियल, केमिकल तो बिल्कुल आप वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये हमारे पास हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एट द एंड आपको कह रहा है थैंक यू, अल्लाह हाफिज।